सुलोचना एक गरीब परिवार की बहू थी। बहुत मुश्किल से वो पैसे जोड़कर घर को चलाती थी। पति ब्रजेश एक दुकान पर नौकरी करता था। तनख्वाह कम थी, इसलिए सुलोचना ने सिलाई करनी शुरू कर दी। सुलोचना को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो एक फैंसी बुटीक के लिए घर से ही सिलाई का काम करने लगी। पर बुटीक की मालकिन रोमा बहुत चालाक थी। वो सुलोचना को उसकी मेहनत के बहुत कम पैसे देती थी, पर खुद उन कपड़ों की सिलाई डबल दामों से कमाती थी। सुलोचना सीधी थी, इसलिए वो चुपचाप कम पैसों में काम कर देती थी। सुलोचना, ये 5 पटियाला सूट या 8 प्लाजो सूट और 6 शरारा सूट, ठीक है? ये तुम्हारे इस महीने के 5000 रुपए हो गए। ठीक है रोमा जी, बाकी और कोई काम आए तो बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो काम आता ही रहेगा। मैं तुम्हें कल फोन करती हूँ, ओके? रोमा सुलोचना को महीने भर के पैसे देकर चली जाती है। पूरे डिजाइनर सूट सुलोचना ने सिलकर तैयार किए। रोमा ने तो एक कटिंग तक नहीं की, पर उसने सुलोचना को इतने कम पैसे देकर ठग लिया। सुलोचना बहू, मुझे ये रोमा ठीक नहीं लगती। तुमने इतनी मेहनत से दिन रात एक करके सारे सूट तैयार किए हैं और ये तुम्हें ठीक से उसके पैसे भी नहीं दे गई। मेरी मानो तो तुम इसका काम मत करो। नहीं माँ जी, मुझे काम की जरूरत है। अभी जितने मिल रहे उतने ठीक है। मैं रोमा जी का काम नहीं छोड़ सकती। आप तो जानती ही हो, घर खर्चे के थोड़े बहुत पैसे यहाँ से मिलने लगे हैं तो थोड़ी परेशानी कम हुई है। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन रोमा का फोन आता है और वो सुलोचना को जल्दी ही बुटीक पर बुलाती है। सुलोचना, बहुत सारा काम आया हुआ है। अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा, इसलिए तुम अच्छे से मैनेज कर लोगी ना? जी बिल्कुल रोमा जी, आप मुझे बता दीजिए क्या करना है। ये 2 ब्लाउज और स्कर्ट सबसे पहले सिलकर देने हैं। तुम सबसे पहले ये तैयार कर दो। मैडम, ये दोनों तो एक से ही हैं। हाँ, वो चांस की बात है। दोनों कस्टमर के कपड़े सेम ही खरीदे हुए थे, इसीलिए मैंने दोनों नाप अलग अलग लिखकर स्कर्ट के कपड़े पर लगा दिए हैं, ताकि तुम्हें याद रहे कौन सा किसका नाप है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या बात है मिशी, देख रही हो ना मैं काम कर रही हूँ। चंदू भैया, मिशी को सामने दुकान से एक आइसक्रीम लाकर दे दो। आपकी बेटी है ये रोमा जी? हाँ, मेरी डॉटर है ये। वो आज इसकी केयर टेकर छुट्टी पर थी तो ये मेरे साथ बुटीक पर आ गई। सुबह से बहुत परेशान कर रही है। अच्छा, तुम ये ब्लाउज और स्कर्ट ले जाओ और जल्दी से तैयार करके कल तक ले आना, फिर मैं तुम्हें और काम दे दूंगी। सुलोचना घर आती है और बहुत ही अच्छे से ब्लाउज और स्कर्ट सिलकर तैयार करके बुटीक पर दे आती है। पर उसी शाम सुलोचना को रोमा का फोन आता है। सुलोचना बुटीक पहुंचती है। रोमा बहुत गुस्से में थी। सुलोचना, मैंने तुम्हें जो नाप दिया था तुमने उससे बिल्कुल हटकर ब्लाउज और स्कर्ट की सिलाई की है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, जबकि तुम जानती हो मेरी क्लाइंट कितने पुराने हैं। वो विश्वास पर मेरे बुटीक में आते हैं। तुम्हारी वजह से आज मेरे 2 क्लाइंट खराब हो गए। पर रोमा जी, मैंने तो वही नाप के कपड़े सिले हैं जो आपने मुझे दिया था। मुझे कुछ नहीं पता। ये कपड़े ठीक फिटिंग करके दो और उसके बाद बुटीक आने की कोई जरूरत नहीं। सुलोचना कपड़े ठीक करके दे देती है। सच तो ये था कि रोमा खुद गलत थी। उसने ही पेपर पर गलत नाप लिखा था। उसका ध्यान अपनी बेटी को संभालने में था। सुलोचना घर आ जाती है। माँ जी, आप सही कह रही थी। मुझे रोमा जी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। रोमा जी ने मेरे साथ धोखेबाजी की है। कोई बात नहीं सुलोचना बहू, मैं तो कहूँगी अच्छी बात है, ऐसी धोखेबाज औरत से तुम्हें छुटकारा मिल गया। पर माँ जी, अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो काम ही बंद हो गया। अब तो परेशानी हो जाएगी। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बहू, तुम चिंता मत करो। तभी सुलोचना का पति ब्रिजेश घर लौट आता है। ब्रिजेश के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जिस कारण उसे बहुत परेशानी हो रही थी। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे अपने आप ही सही हो जाएगा, डॉक्टर फालतू की फीस ले लेगा। और अगर तबीयत बिगड़ गई तो तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए वक्त रहते चल लो। जा बेटा, एक बार डॉक्टर को दिखा कर आ जा। आजकल बीमारियों का कुछ पता नहीं चलता। ब्रिजेश डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देकर टेस्ट के लिए बोलते हैं। ब्रिजेश के लीवर में सूजन आई थी, जिस कारण डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला था। अब ब्रिजेश भी कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। सुलोचना ब्रिजेश की देखभाल में लगी रहती थी। एक दिन सुलोचना ब्रिजेश की दवाइयां देकर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी पड़ोसन अपनी सिलाई मशीन एक कबाड़ी को बेच रही है। भाभी जी, अगर आपको ये सिलाई मशीन बेचनी है तो मुझे बेच दो, मैं खरीद लूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम खरीद लो। ये 300 रुपए दे रहा है, इसकी जगह तुम दे दो। ठीक है। मैं अभी अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। सुलोचना पड़ोसन से वो पुरानी सिलाई मशीन खरीद लेती है। मशीन की कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं थी, उसे ठीक करवाने के लिए भी और पैसे लगने थे, पर यह था कि नई सिलाई मशीन बहुत महंगी आती, इसलिए सुलोचना ने वो पुरानी खरीदना बेहतर समझा। सुलोचना अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी।
सुलोचना बहू, तुमने ये पुरानी सिलाई मशीन क्यों खरीद ली? इसका तुम क्या करोगी? माँ जी, मैं सोच रही थी घर से ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दूं, थोड़े पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत सही रहेगा। ठीक है बहू, पर पहले इसे ठीक करवाना पड़ेगा। माँ जी, मैं आज ही इसे ठीक करवा लाती हूँ। सुलोचना सिलाई मशीन ठीक करवा लेती है और घर से ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। शुरू में उसके पास इतने कपड़े नहीं आते थे, पर जब आस पड़ोस के लोगों ने उसकी सिलाई का काम देखा तो लोग उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे सुलोचना के पास ग्राहक बढ़ने लगे। सुलोचना तो पहले बुटीक में काम कर चुकी थी, इसलिए उसका हाथ बहुत साफ था। अब सुलोचना ने आसपास की टेलर शॉप के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। सुलोचना ऑर्डर पर सिलाई का काम करती थी। अब उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे। ब्रिजेश की भी तबीयत दवाइयों से ठीक हो गई थी, तो उसने भी दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक लड़की की शादी थी। लड़की के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लहंगा खरीद कर दे सके। सुलोचना को ये बात पता चल जाती है। सुलोचना के पास अपनी कुछ साड़ियाँ रखी थी। सुलोचना उन्हीं साड़ियों और कुछ सामान की मदद से बहुत सुंदर लहंगा तैयार करती है। लड़की के माता पिता और लड़की बहुत खुश होते हैं। सब सुलोचना की सिलाई और लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू सुलोचना भाभी, आज आपने मेरी शादी के लिए इतना सुंदर लहंगा तैयार किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वैसे भाभी, अगर आप अपना बुटीक खोलो तो वो भी आपका बहुत चलेगा। मेरी सहेलियों ने जब ये लहंगा देखा तो सबको यही लगा कि मैंने किसी बड़े बुटीक से खरीदा है। भाभी, आप अपना बुटीक खोल ही लो। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही ब्रिजेश और माँ जी से बात करती हूँ और कोई दुकान किराए पर ले लेती हूँ। सुलोचना को बुटीक का आइडिया अच्छा लगता है और वो ब्रिजेश और अपनी सास से इस बारे में बात करती है। जैसे तैसे जुड़े हुए पैसों की मदद से सुलोचना एक छोटी सी दुकान किराए पर लेती है और वहाँ पर अपना बुटीक खोलती है। सुलोचना के बंधे हुए ग्राहक और बाकी नए और भी ग्राहक अब उसकी बुटीक पर आने लगे। सुलोचना के हाथ की सिलाई और फिटिंग लेडीज को इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने किसी और बुटीक पर जाना बंद ही कर दिया और सब सुलोचना की परमानेंट ग्राहक बन गई। रोमा ने कभी मेहनत करके पैसे कमाए ही नहीं। उसे तो सिलाई आती ही नहीं थी, इसलिए उसका बुटीक बंद हो चुका था। रोमा नहीं जानती थी कि जिस बुटीक का नाम सुनकर वो अपना सूट सिलवाने आई है, वो बुटीक सुलोचना का है। सॉरी सुलोचना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। उस दिन गलती मेरी ही थी। मैंने अपनी गलती तुम पर डाल दी और देखो, बेईमानी से काम करने की वजह से आज मेरा बुटीक बंद हो गया और तुमने हमेशा मेहनत की, जिसका फल मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं रोमा जी, गलती इंसान से ही होती है। लाइए, मैं आपकी फिटिंग ले लेती हूँ। रोमा देखती रहती है। सुलोचना अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो चुपचाप फिटिंग देकर वहाँ से चली जाती है और सुलोचना अपने बुटीक के काम में लग जाती है। गोपाल बहुत मेहनत से दिन रात चूड़ी बनाता और ठेले पर बेचता। उसके पड़ोस में रहने वाले योगेश की श्रृंगार बिंदी और चूड़ियों की बड़ी दुकान थी, जो बाजार के बीच में पड़ती थी। योगेश गोपाल जैसी बढ़िया और सुंदर चूड़ियां नहीं बना पाता था। एक बार, गोपाल, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, पैसा मेरे पास है, दिमाग तेरे पास, तू मुझे अपनी चूड़ियां बेच दिया कर। तू सारा दिन ठेले पर चूड़ी बेचता है और थोड़ी बहुत ही बेच पाता है। योगेश भैया, मुझे इस काम में खुशी मिलती है। भले ही थोड़ा कमा लूं, पर अपनी चूड़ी खुद ही बेचूंगा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। मैं तो सोच रहा था तेरी थोड़ी मदद कर दूं। योगेश भैया, मेरी किस्मत का कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। अगर मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ अच्छा देना लिखा होगा तो वो मुझे मिल ही जाएगा। योगेश चालाक दुकानदार था। ये बात गोपाल अच्छी तरह जानता था। घर पहुंचकर गोपाल ने ये बात अपनी पत्नी रजनी और बेटी सलोनी को बताई। बापू, आपने सही किया। ये योगेश चाचा तो बहुत चालाक है। आपसे चूड़ियां सस्ते में खरीदकर हजारों रुपए कमा जाएंगे। सलोनी सही कह रही है, हम 2 रोटी खाकर ही सुखी हैं। हमें योगेश के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तुम्हारी बनाई चूड़ियों के बीच अपनी कच्ची चूड़ियां भी मिलाकर बेचेगा। तभी सलोनी गोपाल को कुछ दिखाती है। बापू, ये देखो, गांव में चूड़ियों की एक प्रदर्शनी लगने वाली है। जिसकी चूड़ियां सबसे अच्छी होंगी उसे 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बापू, क्यों ना तुम भी अपनी बनाई चूड़ियां दिखाकर इस प्रदर्शनी में हिस्सा लो। अरे बेटिया, मैं भला क्या जीत पाऊंगा? बहुत लोग लाइन में लगे हैं जो जीतना चाहेंगे। अगर सलोनी कह रही है तो तुम हिस्सा ले लो, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। सलोनी और रजनी के कहने पर गोपाल प्रदर्शनी में हिस्सा लेता है। योगेश भी अपनी बनाई चूड़ियों को प्रदर्शनी में लगाता है।
आसपास के गांव के बहुत लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं। बताओ, है कितनी अलग अलग तरह की चूड़ियाँ देखने को मिल रही है? हाँ, और सब तरह तरह के रंग की और डिजाइन वाली है। देखो, लोग प्रदर्शनी देख रहे थे, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी और एक औरत बाहर आते हैं। ये देखो सुमन, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ पर चूड़ियों की बहुत सी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। लगता है अब गांव में काफी कुछ बदल गया है। प्रदर्शनी तो काफी अच्छी है। विनोद जरा रुकना। भैया, ये चूड़ियाँ आपने खुद बनाई है, बहुत सुंदर दिख रही है। जी, मैं बहुत सालों से चूड़ी बना रहा हूँ। सीमा, वाकई ये चूड़ियाँ टिकाऊ भी दिखती हैं। हम इन्हीं चूड़ियों का ऑर्डर दे देते हैं। एक काम कीजिए भैया, इन चूड़ियों के 10,000 सेट आप मुझे 15 दिन में तैयार कर दीजिए, और ये आपके 20,000 रुपए एडवांस। ये सब अचानक इतनी जल्दी हुआ कि गोपाल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तैयार कर दूंगा साहब, आपका ऑर्डर तैयार कर दूंगा। विनोद और सीमा प्रदर्शनी में जज बनकर आए थे, पर उन्हें गोपाल की चूड़ियाँ इतनी पसंद आई कि गोपाल को 5,000 का इनाम भी दिया और 10,000 चूड़ियों का ऑर्डर भी। ये सब देखकर योगेश के तन मन में आग लग गई। ये भिखारी, इसकी इतनी औकात, ये चूड़ियों का ऑर्डर पूरा करने लायक ही नहीं रहेगा। गोपाल रजनी और सलोनी को सारी बात बताता है। वो भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होती हैं। चलो, मैं जरा कुछ सामान लेकर आता हूँ, फिर कल से चूड़ी का ऑर्डर शुरू करूँगा। सुनो जी, शाम होने को आ रही है, ज्यादा देर न करना। गोपाल कुछ सामान खरीदने निकला रास्ते में। क्या बात है भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे 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 छोड़ो मुझे। अरे भगवान, अरे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। चलो भाइयों, हाथ पैर की हड्डी टूट चुकी है। चलो अब देखते हैं ऑर्डर की चूड़ियाँ कैसे बना पाएगा। रजनी और सलोनी जब ये खबर सुनती हैं तो दौड़कर उस जगह पर पहुंचती हैं। बापू, आंखें खोलो। सुनो जी, कितना बुरा हाल कर दिया। आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा था? गोपाल के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। किसी तरह रजनी और सलोनी हॉस्पिटल से मरहम पट्टी करवा कर घर लाती हैं। 15 दिन बाद ऑर्डर की चूड़ियाँ देनी है, कैसे होगा? बापू, आप चिंता मत करो, मैं बनाऊंगी चूड़ियाँ और 15 दिन में ऑर्डर पूरा करूंगी। सलोनी बिटिया, तू कर पाएगी इतना ऑर्डर पूरा? बापू, मैंने बचपन से आपको चूड़ियाँ बनाते देखा है, बस आपसे जो सीखा है आज वही दिखाना है। मैं आपकी बेटी हूँ। सलोनी, इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सलोनी भगवान का आशीर्वाद लेकर चूड़ियाँ बनानी शुरू करती है और दिन रात मेहनत करके 15 दिनों तक चूड़ियों का ऑर्डर पूरा कर देती है। सलोनी मेरी बच्ची, तूने आज अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। तेरी बनाई चूड़ियाँ शहर भर में मशहूर हो रही हैं। सुनो जी, भगवान का शुक्र है अब आप भी ठीक हो रहे हो। सलोनी, हमें और चूड़ियाँ बनाने का ऑर्डर मिला है और मेरी बेटी सलोनी के हाथ की बनी चूड़ियाँ ही तैयार होकर बाजार में जाएंगी। आपको याद आया उस दिन वो गुंडे कौन थे? मैं जानता हूँ रजनी, ये सब योगेश का किया धरा है, पर मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। भगवान ने सलोनी के रूप में हमें इतनी अच्छी बेटी दी कि इसकी वजह से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। उधर योगेश ने गांव में रहने वाली स्त्रियों को श्रृंगार का मिलावट वाला सामान बेचा, जिससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, पाउडर उपयोग करने से त्वचा संबंधी रोग हो गए। पुलिस ने योगेश की दुकान सील कर दी। उसे अपने किए की सजा मिल गई और योगेश सिर पीट कर रह गया। उधर एक गरीब चूड़ी वाली सलोनी ने कुछ समय में ही हर तरफ अपनी बनाई चूड़ियों से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली।